स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं आज की वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने जो 5वां चैप्टर है उसके अगला टॉपिक। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि मेंडल साहब ने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना, तो उसके क्या कारण थे और कितनी उन्होंने किस्में इकट्ठी की, फिर उन्होंने उसमें से कितनी जांची और लास्ट में प्रयोग के लिए कितनी किस्मों का उन्होंने चयन किया और कौन कौन से लक्षण उन्होंने अपने प्रयोगों में कौन कौन से लक्षणों का उपयोग किया और किस तरह से कौन सी टेक्निक उन्होंने अपने प्रयोगों में इस्तेमाल की, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा टॉपिक है मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए पौधे का चयन। तो मेंडल साहब के द्वारा अपने प्रयोग के लिए जो पौधे का चयन किया गया था वो उद्यान मटर था, पायसम सेटाइवम, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें गुणसूत्र है वो 14 होते हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पायसम सेटाइवम जो मटर का पादप आता है उसका चयन किया। तो इसके कई सारे कारण थे, वो कारण भी अपन पढ़ने वाले हैं। देखिए, इन्होंने इसकी 34 किस्मों को इकट्ठा कर लिया। मटर की 34 किस्मों को इन्होंने इकट्ठा कर लिया और उनमें से केवल 22 किस्मों को अपने प्रयोगों के जांच के लिए चुना, कि उसमें से 22 किस्में छांट ली कि मुझे इनमें से किसी पर प्रयोग करना है। और अंत में जब सभी इन 22 किस्मों की जांच की तो जांच के बाद कुल 14 जो शुद्ध नस्ली पादप किस्में थी उनका प्रयोग इन्होंने अपने प्रयोग के लिए उनको चयनित कर लिया। तो कहने का मतलब है 34 किस्मों में से अंत में इन्होंने 14 शुद्ध नस्ली पादप किस्में जो अपने लक्षण के लिए बिल्कुल शुद्ध थी, उन 14 किस्मों या 14 पादपों का चयन इन्होंने कर लिया और फिर जो अपने प्रयोग थे वो इन 14 पादपों पर ही किए थे। तो अपना ये मुख्य टॉपिक ये है कि ये आखिर इस पौधे के यानी मटर के पौधे के चयन के क्या कारण थे। तो देखिए, इसके कुछ कारण रहे थे, इसके कारण से मेंडल साहब ने इसका चयन किया था। तो किस्मों देखिए, पहला है मटर के पादप छोटे आकार का होता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, छोटे से आकार है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और इस कारण से ये उद्यान में या छोटी सी जगह में या थोड़ी बहुत जो खाली जगह होती है उसमें इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो जो अगस्टीनियन मठ था उसमें जो जगह थी खाली, उसमें इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को आसानी से उगा लिया, क्योंकि आकार का भी छोटा है और उसको आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि ये मटर का जो पादप होता है वो 1 वर्षीय पादप है। 1 वर्षीय शाकीय पादप होता है। इसका जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाता है, अर्थात इसका जीवन चक्र कम समय यानी 2-3 महीने में ही पूरा हो जाता है। अब इसका जीवन चक्र कम है, इसलिए महत्वपूर्ण बात ये है कि इसका कम समय में इसकी हम अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। अब मान लीजिए कोई दूसरा पादप लेते ही है, जैसे आम का पौधा लेते, तो आम के पौधे में तो कई सालों बाद हम जाके उसमें पहली बार फल आते हैं और उसकी ऊंचाई भी या वो बहुत एक बहुवर्षीय पौधा होता है, तो उसमें अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव नहीं था। तो ये सोच समझ कर उन्होंने मटर का पौधा लिया कि इसका जीवन चक्र कम है और कम समय पे बहुत सारी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसका जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है नर जननांग पुंकेसर और मादा जननांग स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में मौजूद होते हैं, जिससे और इसकी संरचना ये होती है कि ये नेचुरली बिल्कुल क्लोज होता है, बंद रहता है। पुष्प कहीं से भी कोई दूसरे या अन्य परागकण उसके अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि इसकी प्राकृतिक रचना ऐसी होती है, इसमें एक वेक्सिलरी टाइप का पुष्प दल विन्यास होता है। तो इसमें अंदर जाकर इसके 10 पुंकेसर होते हैं, 10 पुंकेसर होते हैं, जिसमें 9 अलग गुच्छे में होते हैं और 1 अकेला होता है। तो टोटल 10 पुंकेसर अंदर की तरफ स्थित होते हैं, तो ये बाहर से दिखते नहीं है। तो ये होता है कि इनमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण का मतलब होता है पादप उस पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, यानी खुद के पुष्प के परागण ही इस द्वारा निश्चित होने वाला है, तो उसको स्वपरागण कहते हैं अपन। ये भी हमने पूरा पढ़ लिया है।
तो स्वपरागण ही होता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर मटर में परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। परपरागण का मतलब होता है इसके चिमटी से इसके पुष्प दलों को खोलकर फिर उन परागकोशों को तो हटा देंगे और उसकी जगह किसी दूसरे पुष्प के परागकण इस पर छिड़क देंगे, तो आसानी से इसमें परपरागण भी हम करवा सकते हैं। तो मेंडल ने परपरागण भी आसानी से इसमें करवा लिया था। तो दोनों स्थितियाँ हैं, स्वपरागण भी होता है प्राकृतिक रूप से और ज़रूरत होती है तो परपरागण भी करवा सकते हैं। तो ये भी में बेनिफिट था, इसलिए ये पौधे का चयन का एक कारण बनता है। अगला इसका एक कारण था कि मटर के पादप में अनेक विपरीत लक्षण मौजूद होते हैं। विपरीत लक्षणों को अपन विपर्यासी लक्षण भी लिखते हैं कि अनेक विपरीत लक्षण मौजूद थे, स्पष्ट विपरीत लक्षण। तो जब प्रयोग किए गए तो उनको जब देखा गया तो स्पष्ट लक्षण होने के कारण प्रयोग के निष्कर्षों में मेंडल साहब को आसानी हुई। तो अनेक विपरीत लक्षण होने के कारण भी इस पौधे का चयन का एक कारण बना। और लास्ट इसका है कि पादप में अधिक संख्या में पुष्प आते हैं, फूल आते हैं और फल भी अधिक संख्या में बनते हैं। इसकी जो फली होती है उसमें बीजों की संख्या अधिक होती है, 5-7 बीज होते हैं एक ही फली में। अपने देखा है कि मटर की फली के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और ये कम समय में ही पक जाते हैं, बहुत जल्दी ये पक जाते हैं। तो ये तमाम कारण ही थे जिसके कारण से मेंडल साहब ने मटर के पौधे का चयन किया था। अब कुछ में हमने इसमें स्पेशल भी लिख रखा है कि आखिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि मेंडल ने अपने संकरण प्रयोगों के लिए मटर की 14 शुद्ध नस्ली, जिसको हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग किस्मों का चयन किया। 14 शुद्ध नस्ली, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं शुद्ध प्रजननी किस्म, इसको ऐसे भी इसी वर्ड से भी इसको लिख सकते हैं अपन। तो मटर की 14 शुद्ध नस्ली किस्मों का चयन किया जिनमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मौजूद थे। 7 जोड़ी मतलब 14 लक्षण थे, उसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, विपरीत लक्षण मौजूद थे। जैसे एक तो लंबा, एक बोना, एक पीला, एक हरा, एक बैंगनी, एक सफ़ेद। तो अपन इसमें 7 जोड़ी लक्षण पढ़ने वाले हैं आगे जाके। ये जो 7 किस्में थी इनमें तो थे प्रभावी लक्षण, यानी 14 पादप थे, तो उनमें 7 जो पादप थे, 7 किस्में, उसमें तो थे प्रभावी लक्षण। और जो 7 किस्में थी उन पादपों में अप्रभावी लक्षण मौजूद थे। तो कहने का मतलब है बिल्कुल स्पष्ट विपर्यासी लक्षण मौजूद थे, 7 प्रभावी लक्षण वाले पौधे थे और 7 अप्रभावी लक्षण वाले पौधे उन्होंने लिए थे। तो टोटल 7 + 7 बराबर 14 पौधे हो जाते हैं। 14 शुद्ध नस्ली किस्में हो जाती है, मेंडल साहब के द्वारा ली गई। ये एक लक्षण को छोड़कर पूर्णतः समान थे। तो देखिए सारे लक्षण इसमें समान थे, लेकिन एक पर्टिकुलर जो इनका लक्षण था, जैसे लंबा और बोना, तो लंबे और बोने में अंतर था, बाकी वो पूरा पौधा बिल्कुल समान थे। तो कहने का मतलब है एक लक्षण को छोड़कर पूर्णतः समान थे, तो इनका अध्ययन काफ़ी आसानी से हो गया था। शुद्ध नस्ल क्या होती है? ट्रू ब्रीडिंग वह वंशक्रम होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अपने स्थायी लक्षण को प्रदर्शित करता है। यानी जो जब तक वो स्वपरागण करता रहेगा उसका स्थायी लक्षण वो बना रहेगा। तो ऐसी नस्लें क्या कहलाती है? शुद्ध नस्लें कहलाती है। कई पीढ़ियों तक अपने लक्षण को वो मेंटेन रखती है, बनाए रखती है। तो ऐसी जो किस्में होती है वो शुद्ध नस्ल या ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ कहलाती है। तो ये कुछ कारण थे मटर के चयन के, और टोटल उन्होंने 14 पौधे लिए थे, 7 प्रभावी लक्षण और 7 अप्रभावी लक्षण वाले। तो यहाँ तक आपके समझ आ गया। अब हमने ये कहा कि 7 जोड़ी विपरीत लक्षण, 14 पौधे थे, उसमें 7 में तो प्रभावी थे और 7 में अप्रभावी लक्षण थे। तो कहने का मतलब टोटल जो लक्षण थे वो 7 जोड़ी थे। अब वो 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से होते हैं वो अपन वो देखने वाले हैं। देखिए ये जो लक्षण थे वो इस तरह से थे। मेंडल के द्वारा अध्ययन किए गए मटर पादप के विपर्यासी लक्षणों के 7 जोड़े। अब वो 7 जोड़े कौन कौन से थे देखिए। तो हमने ये लिख रखा है क्रम संख्या, लक्षण, फिर उसका प्रभावी रूप लिख रखा है, अप्रभावी रूप लिख रखा है। तो अप्रभावी में भी 7 लक्षण और प्रभावी में भी 7 लक्षण, यानी 7 पौधे प्रभावी के और 7 पौधे अप्रभावी के। तो टोटल 14 पौधे हो जाते हैं।
अब पहला लक्षण उन्होंने क्या लिया, देखो इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल इनको क्रम से याद कर सकते हो आराम से। तो पहला लक्षण था पादप की लंबाई। तो पादप की लंबाई उन्होंने लिया, तो एक तो शुद्ध लंबा ले लिया और एक बोना ले लिया उन्होंने। तो जैसे ये लंबा पौधा है और ये बोना पौधा है, तो ये स्पष्ट लक्षण वाले पौधे ले लिए उन्होंने, एक तो लंबा हुआ पौधा और एक बोना पौधा। दूसरे ले ली उन्होंने पुष्प की स्थिति, यानी पुष्प कहाँ लगा हुआ है। जैसे ये एक पौधा है, इस पुष्प में ये एक इसकी शाखा जा रही है, फिर यहाँ से कक्ष से एक शाखा निकल रही है, इस शाखा पर ये फिर ये लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है ये इसके मतलब इसके जो शीर्ष है, शीर्ष टॉप पर ये पुष्प नहीं लगा हुआ है, इसके अक्ष में या कक्ष में पुष्प लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति होती है अक्षीय स्थिति और ये प्रभावी स्थिति होती है। एक स्थिति हो सकती है कि जैसे इसके बिल्कुल टॉप पर यानी शीर्ष पर इसके पुष्प लग गया है, तो इस स्थिति को कहते हैं अपन शीर्ष या अंत्य या टर्मिनल पोजीशन। तो ये स्थिति होती है अप्रभावी की। तो अगर कोई मटर का पौधा है और उसके टॉप पर पुष्प आ रहा है, तो हमें ये पता लग जाएगा कि ये अप्रभावी किस्म है। अगर उसके अक्ष में अगर पुष्प आ रहा है तो हमको ये पता लगता है कि ये प्रभावी किस्म है। तीसरा उन्होंने लक्षण लिया था, देखो पुष्प की स्थिति देख ली। अब इन्होंने देखा था पुष्प का रंग। तो जो बैंगनी रंग वाले पुष्प आते हैं, एक मटर की किस्म ऐसी है जिसके बैंगनी रंग के पुष्प आते हैं, तो वो है प्रभावी। और जिसमें सफ़ेद रंग के पुष्प आते हैं वो होती है अप्रभावी। तो बैंगनी रंग वाले पुष्प आएंगे वो तो प्रभावी है और सफ़ेद वाली अप्रभावी है। फिर है फली की आकृति। तो देखिए फली की आकृति के किस तरह से हैं। तो फली की आकृति है फूली हुई, बिल्कुल फूली हुई फली है। और दूसरी ये फूली हुई जो स्थिति होती है जो होती है प्रभावी, यानी ऐसा पौधा ले लिया जिसकी फली फूली हुई थी, तो ये प्रभावी लक्षण था। दूसरा उन्होंने ऐसा पौधा लिया जिसकी फली बिल्कुल सिकुड़ी हुई थी, संकीर्ण थी, रिंकल्ड थी। तो जैसे सिकुड़ी हुई फली है तो ये एक विपर्यासी लक्षण और हो गया। फिर ले लेना उन्होंने फली का रंग। फली का रंग हरा है या पीला है। तो हरे रंग वाली फली होती है वो प्रभावी होती है और पीले रंग वाली फली अप्रभावी होती है। फिर फली के अंदर फली को चीर कर उन्होंने बीज निकाल लिए। फिर उन्होंने बीज की आकृति देखी। तो बीज की आकृति में बीज अगर गोल है तो वो प्रभावी है, और अगर झुर्रीदार उसके ऊपर झुर्रियाँ सी बनी हुई है, पूरी तरह से वो सपाट गोल नहीं है, तो वो झुर्रीदार होता है। इसके बाद में ये होता है रिंकल्ड। बाकी जो सिकुड़ी हुई है संकीर्ण होती है ये फ्लैटेंड होती है, और आपकी ये फूली हुई जो बिल्कुल एक फूली हुई स्थिति के अंदर रहेगी। बीज की आकृति में गोल और झुर्रीदार हो गए। बीज का रंग जो होता है वो, अब बीज का रंग देख लिया पीला और हरा। तो अगर पीला बीज है तो ये प्रभावी होगा, और हरा बीज है तो वो अप्रभावी होने वाला है। तो इस तरह से 7 इसके अंदर आपके लक्षण ले लिए। अब ये लक्षण किस तरह से थे वो, तो इस तरह से आपको ये 7 जोड़ी लक्षण याद कर लेने हैं। किस तरह से याद करना है, सबसे पहले पौधा लेना है, पौधे को देखना है लंबा है या बोना है। दूसरा फिर चले जाना उसके फूल पर, पुष्प पर कि पुष्प कहाँ लगा हुआ है, अक्ष में लगा हुआ है या कक्ष में लगा हुआ है या शीर्ष पे लगा हुआ है, तो वो देख लेंगे। फिर फूल इससे देखने के बाद उसको फूल का रंग देख लेंगे कि बैंगनी है या सफ़ेद है। फिर फूल को हमने देख लिया, फिर चलेंगे फली पे। तो फली के देखेंगे फली की आकृति कैसी है, वो फूली हुई या सिकुड़ी हुई है, बिल्कुल फूली हुई है या फ्लैट है या बिल्कुल सिकुड़ी हुई संकीर्णत है। फिर फली का रंग देख लेंगे कि वो हरे है या पीली रंग की है। फिर फली का काम हो गया पूरा। फिर अंदर जाके फली को फोड़ के अपन देखेंगे कि बीज कैसा है। तो बीज की आकृति देखेंगे, बीज गोल है या झुर्रीदार है, और फिर बीज का रंग देख लेंगे पीला या हरा है। कुछ वैज्ञानिक इसको बीज को रंग को यहाँ पर बीज पत्र का रंग भी लिखते हैं, लेकिन आपके कोर्स में जैसे बीज का रंग है तो एक्चुअल में जो मेंडल के द्वारा दिया गया था वो बीज का रंग ही था। तो इस तरह से ये 7 जोड़ी लक्षण थे मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग में लिए गए थे। अब बात है कि मेंडल ने कौन सी तकनीक या संकरण तकनीक का इस्तेमाल किया। तो मेंडल ने संकरण तकनीक का इस्तेमाल किया, और किस तरह से इन्होंने किया कि एक मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी नर और मादा एक ही पुष्प में होते हैं। तो इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागणीय होता है। संकरण करवाने के लिए क्या किया गया, पुष्पों के जो परागकोश होते हैं उनको परिपक्व होने से पूर्व ही काट कर हटा देते हैं। इस क्रिया को विपुंसन या इमल्सकुलेशन कहते हैं। तो हमें ये जो
पहले चैप्टर थे उनमें भी अपन ये पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या किया, संकरण करवाने के लिए उस पुष्प के जो पराकोष होते हैं उनको पकने से पहले ही चिमटी से या कैंची से काट कर हटा देते हैं। इस क्रिया को अपन विपुंसन कह रहे हैं। अब दूसरे पादप के जो परिपक्व परागकण हो रहे हैं जो हम ले रहे हैं, उन परागकणों को पादप की वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं और पादप को थैली से ढक देते हैं ताकि अन्य कोई परागकण वर्तिकाग्र तक नहीं पहुँचे। जो पुष्प होता है उस पुष्प को अपन थैली से ढक देंगे और वो थैली किसकी होती है, बटर पेपर की बनी हुई, ताकि कोई परागकण आकर उसके वर्तिकाग्र पर नहीं गिरे और हम जो चाह रहे हैं संकरण की टेक्निक इस्तेमाल करना उसी के अंतर्गत उसका निषेचन हो। तो ये मेंडल साहब ने इस संकरण तकनीक का उपयोग किया था कि उन्होंने पहले अगर संकरण करवाना था तो उन्होंने विपुंसन किया था और फिर उन परागकणों को वहाँ उस पर छिड़क कर, जो डिजायर परागकण थे वो उनको छिड़क कर वहाँ पर उसको ढक के निषेचन की क्रिया वो संपन्न करवाई थी। अब अपन पढ़ेंगे कि जो मेंडल के प्रयोग थे उनके कितने चरण होते हैं। तो मेंडल के प्रयोग के चरण अपन 3 चरण पढ़ने वाले हैं। प्रथम चरण में क्या होता है, उन्होंने शुद्ध नस्ली किस्मों यानी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ का चयन कर लिया और हम जानते हैं कि साजोड़ी जो उन्होंने लक्षण लिए थे उसके लिए उन्होंने 14 शुद्ध नस्ली किस्मों का चयन किया था। 14 जो 7 प्रभावित थी 7 अप्रभावित थी, टोटल 14 पौधे थे और उसमें 7 जोड़ी लक्षण मौजूद थे। दूसरे चरण में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लक्षण ले लिया, जैसे लंबा और बोना ले लिया। इसके दोनों विकल्प यानी लंबा और बोना, पादप की लंबाई ले ली और फिर उसके दोनों लक्षण ले लिए लंबा और बोना। उन किस्मों के बीच में परपरागण करवाकर संकरण किया जाता है। तो परपरागण कैसे किया गया, इसके लिए क्या किया उन्होंने, इस चरण में उन्होंने नर व मादा जनक लिया जाता है। मादा जनक पादप के पुष्प के परागकोशों को परिपक्व होने से पूर्व काट कर हटा दिया जाता है। इस प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं। अब नर जनक के परागकण को इस पुष्प की वर्तिकाग्र पर छिड़ककर पुष्प को थैली यानी बटर पेपर से ढक दिया जाता है। ये बटर पेपर ये भी आपको बताया हुआ है ताकि पुष्प की वर्तिकाग्र को किसी अनचाहे परागकणों से बचाया जा सके। तो किसी दूसरे परागकण से हम इसको बचा लेंगे। इस प्रक्रिया से बनने वाले बीज से उगने वाले पौधों की पीढ़ी को हम F1 पीढ़ी कहते हैं और या इसको प्रथम में संतति पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। तो जो हमने पौधे लिए हैं, जनक लिए हैं, उनका जब अपन निषेचन संकरण करवाते हैं तो जो पहली पीढ़ी प्राप्त होती है उसको F1 पीढ़ी कहेंगे। अब इस F1 पीढ़ी को हम क्या करेंगे, स्वपरागण होने देंगे तो हमें प्राप्त होगा तृतीय चरण। तो तृतीय चरण में क्या करेंगे, इस F1 पीढ़ी के पादपों के उगने से उनमें जब वो पौधे उगेंगे तो उनमें स्वपरागण होगा। स्वपरागण से द्वितीय संतति पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी के बीज प्राप्त होते हैं और इस F2 पीढ़ी के बीजों से उगने से ही F2 पीढ़ी के पादप प्राप्त होते हैं। तो पहला तो हमने पौधे ले लिए, फिर F1 पीढ़ी प्राप्त कर ली, फिर F2 पीढ़ी प्राप्त करी। जैसे एक नर पौधा ले लिया हमने, लंबा पौधा ले लिया और हमने मादा ले लिया जैसे बोना पौधा ले लिया, ठीक है। अभी हमने ये पौधे ले लिए तो हम क्या करेंगे, इस मादा जनक है उसके परागकोशों को हटा देंगे। हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विपुंसन। तो विपुंसन कर देंगे। अब इस नर के परागकण है, ये परागकण ले लिया उन्होंने, इस मादा के पुष्प पर छिड़क दिए तो जो में पीढ़ी प्राप्त होगी वो पीढ़ी प्राप्त होगी F1 पीढ़ी। तो जो पौधा प्राप्त होगा वो F1 पीढ़ी का होगा और उससे जो बीज प्राप्त होंगे वो F1 पीढ़ी के होंगे। अब इन बीजों को अपन उगाएंगे और उगाने के पश्चात उनसे पौधे उगेंगे और पौधों में फिर उनमें पुष्प आएंगे और पुष्प में स्वपरागण होगा और फिर नेक्स्ट जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो अपन को F2 पीढ़ी प्राप्त होने वाली है। तो इस तरह से उन्होंने 3 चरण में अपने प्रयोग संपन्न कर लिए थे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके प्रमुख शब्द हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।